Hello dear students, once again welcoming you all to this awesome platform of education, that is MKJN classes, and today we are going to start with a very new, simple, interesting chapter, that is microbes in the human welfare. As you know, आपको स्लाइड पे दिख ही रहा है, तो आज हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी यमी यमी डिलीशियस बातें करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, है ना, बशर्ते अपने पास कुछ खाने पीने का आप लेके बैठिए ज़रूर। चलिए, अब माइक्रोब्स इन दी ह्यूमन वेलफेयर, बेटा क्या मुद्दा रहने वाला है इस चैप्टर का, आपको दिख तो रहा ही है, ह्यूमन वेलफेयर में, है ना। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब समझते हो, मनुष्य जाति के क्या कहेंगे हम, वेलफेयर के लिए, मतलब उनके वेलफेयर को मेरे को हिंदी में बोलना नहीं आता ना, आई नो इन इंग्लिश। तो उसमें इन माइक्रोब्स का क्या हाथ है। सबसे पहली बात, इसको भी छोड़ देते हैं, विल स्टार्ट विद दी व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बेटा होते क्या हैं, क्या समझते हो आप लोग माइक्रोब्स से? पढ़े थे ना, पढ़े थे ना, कहाँ पे पढ़े थे? 11th क्लास में पढ़ के आए थे हम, शुरू में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइक्रोब्स के ही हमने पढ़े थे किंगडम्स। और माइक्रोब में कौन कौन आता है, जैसे ही मैं लिखूंगी आपको याद आ जाएंगे माइक्रोब हमने कौन कौन से किंगडम में पढ़े थे। तो माइक्रोब्स के अंडर क्या आते हैं बेटा, क्या आते हैं? बिल्कुल ही जो वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, कितने छोटे कि वो माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं। और कौन कौन आता है इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में बेटा हमारे पास आते हैं प्रोटोजोन्स, इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं फंजाई, इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं वायरस, उसके अलावा हमारे पास आ सकते हैं सब वायरल पार्टिकल, वायरोइड्स, वायरियोड्स, है ना, मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? माइक्रोब्स। पढ़े हुए हैं ना, पढ़े हुए हैं, सारे के सारे पढ़े हैं हमने। प्रोटोजोआ हमने कहाँ पे पढ़े थे? किंगडम प्रोटिस्टा में। बैक्टीरिया हमने कहाँ पढ़े थे? मोनेरा में पढ़े थे। फंजाई हमने कहाँ पढ़ी थी? किंगडम फंजाई में। वायरस की बात हमने क्या की थी? बिल्कुल अलग निकल के की थी, क्योंकि हमारे 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको कहीं पे भी जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे है, इनका पता ही नहीं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्योंकि जब ये किसी भी होस्ट की बॉडी से, लिविंग सिस्टम से बाहर हैं, तो दीज बिहेव एज नॉन लिविंग, और जब ये अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे दीज बिहेव एज नॉन लिविंग। तो इसी में ही ये दो एंटिटीज़ और थी, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। क्या थी ये? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सब वायरल एजेंट्स। क्या नेम दिया था बेटा 11th में हमने इसको? सब वायरल एजेंट्स। कि वायरस से भी छोटे हैं। वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है, फिर उनकी नेक होती है, फिर उनके ये टेल फाइबर्स होते हैं, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इस प्रोटीनेशियस शेल के अंदर प्रेजेंट होता है उनका जेनेटिक मटेरियल। यही था ना। तो ये है प्रोटीन, जो इनका कैप्सिड है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है? दिस इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये वायरोइड्स और प्रायोन्स क्या है? प्रायोन्स वो होते हैं बेटा, देखो यहाँ पे वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल इज द इन्फेक्शियस थिंग। पूरे के पूरे वायरस का स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ ही जेनेटिक मटेरियल है जो होस्ट के अंदर चला जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। प्रायोन्स में क्या होता है? प्रायोन्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है, देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल, देयर इज प्रेजेंट ओनली प्रोटीन। तो वहाँ पे इन्फेक्शियस वायरस का कौन सा हिस्सा इन्फेक्शन कोज करा रहा है? ओनली प्रोटीन। और जिनके पास प्रोटीन होता ही नहीं, डायरेक्टली सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, वो होते हैं वायरोइड्स। तो इसलिए इनको सब वायरल, वायरस से भी छोटे, क्योंकि वायरस के पास दोनों है, प्रोटीन कोट भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। तो वायरोइड के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोट नहीं है। इसके पास सिर्फ प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो जिसके पास जो है वही चीज़ इन्फेक्शन कोज कराएगी। समझ में आ गया? तो बेटा अभी ना सबसे पहले हम अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही बात करेंगे। हमारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में सबसे पहले हमें यही चीज़ें दी हुई हैं। और ये जो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स आर कोस्मोपोलाइटन। कोस्मोपोलाइटन का मीनिंग समझते हो आप? तो 12th क्लास में हो, फाउंड एवरीवेयर,
कहीं पे भी मिल सकता है। माइक्रोब कहाँ कहाँ मिल सकता है? एयर में मिलेगा, पानी में मिलेगा, है ना, एयर में, वाटर में, सॉइल में। और सॉइल तो उनकी फेवरेट जगह है। सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? इन दी सॉइल। तो कॉस्मोपोलाइटन का मतलब क्या है बेटा? हमें एयर में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, हमें लैंड में भी मिलेगा। लैंड का मतलब पता है ना, लैंड में कहाँ पे मिलेगा? इन दी सॉइल। उसके अलावा ये 3 जगहों पे तो मिलेगा, उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी मिलेगा, है ना, इन दी इनसाइड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब रहते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज वगैरह तो प्लांट्स के साथ भी रहते हैं ना। तो बेटा इनकी कॉस्मोपोलाइटन है। अब इतनी सारी इनके हैबिटेट होने के बावजूद भी, ये पता है ऐसी जगहों पे भी, ये तो वो जगह है प्रोबेबल कि हाँ मिल सकते हैं, पर ये ऐसी ऐसी खतरनाक जगहों पे भी मिल सकते हैं बेटा जहाँ पे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब कि नॉर्मली लाइफ कैन नेवर बी इमेजिन्ड देयर, लाइक इन गीजर्स। गीजर्स में क्या होते हैं, या गीजर कह लीजिए या थर्मल वेंट्स। टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। और कोई चीज़ यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकती ना, यहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। ये तो गर्मी की बात हो गई बेटा, है ना। इन हाईली एसिडिक कंडीशंस, जो हाई टेम्परेचर पे रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। जो हाईली एसिडिक कंडीशन में रहता है उनको हमने क्या कहा था? एसिडोफाइल्स। और जो बहुत सा ज़्यादा सॉल्ट कंडीशन में रहता हो, इन हाईली सॉल्ट कंडीशंस, तो उसको हमने क्या कहा था? हेलोफाइल बैक्टीरियाज। तो इन प्रोबेबल जगहों के अलावा बेटा ये ऐसी ऐसी जगह पे हमें मिल सकते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। इतने गर्म गीजर के वेंट्स में मिल सकता है, थर्मल वेंट्स में मिल सकता है, हमें कूलर चिलिंग जो आर्कटिक एंटार्क्टिक है जहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा लाइफ के नाम पे, वहाँ पे भी ये माइक्रोब्स हमें मिल सकते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। जब हम पैदा होते हैं ना बेटा, जब अभी हम छोटे से हैं, बस हमारा जन्म होते ही ना धीरे 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 बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर घर बनाना शुरू कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों से आपको क्या लग रहा है? इतने सारे माइक्रोब हैं, हर जगह फैले पड़े हैं, बॉडी के अंदर भी घुसे पड़े हैं, लेकिन माइक्रोब तो सारे के सारे क्या थे? डिजीज कॉजिंग। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज टू अस। मैक्सिमम हमारा दिमाग भी अगर हम माइक्रोब का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? दीज आर हार्मफुल फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं। हम कहते हैं ना, सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं। बेटा माइक्रोब्स जितना हमें डैमेज करते हैं, मतलब हमें डिजीज़ कोज कर रहे हैं, हमारी लाइफ में डैमेज कर रहे हैं। डैमेज कैसे कर रहे हैं? रेनी सीजन में देखो, कपड़ों पे कहीं पे फंगस लग गई, हाइट्स में इधर उधर कहीं पे भी फंगस लग गई, स्मेल आ रही है, पेपर वगैरह पे इन सब पे देखा ना, शूज़ वगैरह बहुत दिन तक पड़े रहे उनके ऊपर फंगल ग्रोथ आ जाते हैं, रोटिंग हो जाती है चीज़ों की, ब्रेड ख़राब हो जाती हैं, पता है ना, ये सभी की सभी चीज़ें। तो बेटा डिस्ट्रक्शन, डैमेज और डिजीज़ कोज करने के अलावा बेटा बहुत सारे माइक्रोब हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। तो माइक्रोब्स आर ओनली नॉट डिजीज कोजिंग, डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग, बट दीज आर ऑल्सो बेनिफिशियल टू दी ह्यूमन बींग्स। और इनके बेनिफिट इनके डिसएडवांटेजेस से बहुत ज़्यादा है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा मुद्दा पता क्या है? टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज माइक्रोब्स। हम वो सारे हार्मफुल हार्मफुल नहीं, हम सारे के सारे यूज़फुल माइक्रोब्स पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। तो समझ में आया? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दी माइक्रोब्स इन आर डेली, और डेली लाइफ में भी नहीं, इंडस्ट्रियल बेस पे, और मतलब कि हमारे लिए जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। तो किनको पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम? यूज़फुल माइक्रोब्स को। तो माइक्रोब सिर्फ डिजीज़ कोजिंग ही नहीं होते, डैमेजिंग ही नहीं होते एवरी टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स जो है यूज़फुल। अब हमारी गट के अंदर जो माइक्रोब रहते हैं, मैंने कहा ना बैक्टीरिया, जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारी गट के अंदर बैक्टीरिया आके रहने लग जाते हैं।
तो आपका तो दिमाग घूम गया होगा, अरे छोटे से हैं तभी तो हम बीमार होते हैं। नहीं भैया, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारी बॉडी को मतलब इनका फ़ायदा है, तभी तो हमारी बॉडी इनको रहने दे रही है। हाँ, बीमार करने वाले पैथोजेंस भी या अगर माइक्रोब्स भी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो बेनिफिशियल है वो, तभी बॉडी उनको जगह दे रही है। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो बस फिर तो इनका नंबर मल्टीप्लाई हो के हमारी गट के अंदर बढ़ता रहता है। तो हमारी गट के अंदर बहुत सारे यूज़फुल माइक्रोब्स रहते हैं जिनको हमने प्यार से पाला हुआ है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना बेटा ये इमेजेस दी हुई हैं, जैसे ये पन्ना पलटेंगे ये वाली इमेजेस आ जाएंगी। अब दीज इमेजेस आर रिगार्डिंग व्हाट, ये क्या दिखाया हुआ है, ये आपको दिखाया हुआ है बेटा रोड शेप्ड बैक्टीरिया। क्या दिखाया हुआ है, रोड शेप बैक्टीरिया, है ना, छोटे छोटे रेड कलर के। अपनी एनसीईआरटी में देखो आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, तो रोड शेप बैक्टीरिया दिखाए छोटे छोटे रेड कलर के आपको दिख रहे हैं। अब रोड शेप है, रोड शेप बैक्टीरिया को हमने 11th में क्या नेम दिया था बेटा, हमने उसको नेम दिया था क्या, बैसिलस। रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैसिलस। और ये बहुत सारे हैं तो मैंने इनको बोल दिया बैसिलाई, बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हो ना। और ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है इमेज, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इसको आपको कितने रेजोल्यूशन पे दिखाया है, सिर्फ 1500 मैग्नीफाई किया है इसको। आप अपनी लैब में जो देखते हो ना वो 10x पे, 45x पे, 15x पे ये देखते हो ना, 10x, 15x, 45x, एक 100x का भी आता है, बस 100 टाइम्स मैक्सिमम आप मैग्नीफाई करके देखते हो अपनी लैब का जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें, जबकि इसको तो हमने 1500 टाइम्स मैग्नीफाई किया है। बट स्टिल छोटे छोटे बच्चे हल्के हल्के छोटे छोटे लंबे लंबे चावल के दाने से भी छोटे छोटे हमें रोड्स दिखाई दे रहे हैं, पहचान में आ रहा है कि रोड शेप बैक्टीरिया है, बस और कुछ नहीं इसमें दिखाई दे रहा। ऐसे ही बेटा ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये गोल 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 बैक्टीरियल कॉलोनी है। तो ये क्या है, स्फेरिकल बैक्टीरियल कॉलोनी, स्फेरिकल बैक्टीरिया। और स्फेरिकल बैक्टीरिया को जो बेरी शेप्ड होते हैं, बेरी का शेप भी कैसा होता है, स्फेरिकल, हमने उसको 11th में क्या नेम दिया था, कोकस। तो ये बहुत सारे हैं तो हम इनको क्या बोल देंगे बेटा, कोकाए बैक्टीरिया। गोल वाले कौन से होते हैं, कोकाए, तो ये कोकाए बैक्टीरिया हैं। ये भी हमें क्लियर क्यों नहीं दिख रहे बेटा, इसका भी रेजोल्यूशन कितना है, 1500x है। फिर आ जाइए बेटा आप, ये वाला पिक्चर थोड़ा क्लियर दिखा, इसमें प्रॉपर एक लंबी रोड हमें दिखाई दे रही है, यही वाले का और ज़्यादा मैग्नीफाइड वर्जन है। कितना मैग्नीफाइड किया है इसको, 50,000 टाइम्स या 45,000 टाइम, आप देख लेना, है ना, आई थिंक 45,000 टाइम्स है या 50,000 इसको मैग्नीफाई किया है। तो उस पर देखो मज़ा ही आ गया, हमें बैक्टीरिया तो दिखाई दे ही रहा है रोड शेप, उसके साथ उसके फ्लैजेला भी दिखाई दे रहे हैं, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कौन सा बैक्टीरिया है ये है मोटाइल बैसिलस बैक्टीरिया। क्या है ये, मोटाइल, बैसिलाई नहीं लिखूंगी, एक ही दिख रहा है तो बैसिलस। और मोटाइल क्यों है, क्योंकि बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है, इट इज़ हैविंग दी फ्लैजेला। जिस चीज़ के पास फ्लैजेला होगी वो उसकी हेल्प से मूव तो ज़रूर करेगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोटाइल फ्लैजेला। ये तो हो गई बेटा बैक्टीरिया की बात। अब इधर देखिए, इधर क्या क्या दिखाया हुआ है आपको, ये किसका डायग्राम है, 11th में देखा है ना, भूलोगे तो नहीं, किस चीज़ का है, ये वायरस है। ये कौन सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट अटैक्स दी बैक्टीरिया, उसको ही तो बैक्टीरियोफेज बोलते हो ना, दिस इज बैक्टीरियोफेज। ये कौन सा वायरस है, दिस इज दी एडिनो वायरस। क्या कोज करवाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, खांसी जुकाम वाला जो बैक्टीरिया सॉरी वायरस होता है वो ये होता है एडिनो वायरस। अब ये क्या दिखाया हुआ है, ये कंपाउंड रोड शेप, आगे क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता। तो ये रोड शेप आपको क्या दिख रहा है, ये है बेटा TMV वायरस, मतलब टोबैको, मुझे वायरस नहीं लिखना चाहिए था, है ना, टोमेटो नहीं, इट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, ये उसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये क्या दिखाई हुई है, ये आपको पैट्री डिश दिखाई है, ये जो थाली टाइप दिखाया हुआ है ना गोल, दिस इज़ अ पैट्री डिश, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पैट्री डिश कंटेनिंग बैक्टीरियल कॉलोनी। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें,
ये जो वाइट वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपको बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई दे रही है। कहाँ पे, ये गोल क्या है, दिस इज द पैट्री डिश। पैट्री डिश के अंदर क्या डाला है, कल्चर मीडिया। पैट्री डिश के पास क्या है, पैट्री डिश इज कंटेनिंग दी कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया समझते हो ना, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं कल्चर मीडियम की फॉर्म में, उनका कल्चर बना के न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, न्यूट्रिएंट्स को खा के डाइजेस्ट करके जो बैक्टीरिया है उसका नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही बेटा ये भी पैट्री डिश के अंदर क्या दिखाई है आपको, फंगल कॉलोनी। फंगल कॉलोनी भी किस पे उगाई है, कल्चर मीडिया। क्या चाहिए फंगल कॉलोनी उगाने के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, कल्चर मीडिया। तो बैक्टीरियल और फंगल, मतलब बैक्टीरिया और फंगस को हम इन दी फॉर्म ऑफ कॉलोनी कल्चर मीडिया के ऊपर उगा सकते हैं, और उन कल्चर्स को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो अगर आप पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का, जिसको यूजुअली हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन ही हमारी ख़त्म हुई है, तो आप उसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, आपको यही चीज़ें वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। और बेटा प्लीज़ जैसे जैसे होता रहे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहा करो, बाद में एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। और एक बार लेक्चर के साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग ले लोगे तो एनसीईआरटी को कभी समझने में दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, ये भी मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो साथ के साथ बेटा पढ़ लिया करो, क्योंकि अभी लेक्चर आपका ताज़ा ताज़ा होता है, उसी के साथ जब आप पढ़ लोगे तो एक तो डबल रिवीजन हो गई, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और फॉर एवर आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत कभी एग्जाम या टेस्ट के टाइम पे आपको रिकैपिचुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ। चलिए बेटा, अब माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की हमारे पास इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दी कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे यूजफुल माइक्रोब्स। तो वो यूजफुल माइक्रोब्स को ना हमने कई कैटेगरीज में बांटा हुआ है। आज हम 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं। पहली कैटेगरी, चलो हम पहली कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोब्स इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, समझ में आ गया ना। तो इस हेडिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो आया है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, वो है कर्ड। कर्ड कैसे बनती है, कैसे बनती है कर्ड को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ दी कर्डलिंग, या इसी को आप बोलते हो कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। इसी को तो कर्ड बोलते हो ना। कैसे बनाते हैं कर्ड, बताओ कैसे बनाते हैं। वार्म मिल्क के अंदर क्या करते हैं हम, वार्म मिल्क, इस वार्म मिल्क के अंदर हम क्या करते हैं, इनोक्युलम डालते हैं। इनोक्युलम समझते हो ना, क्या होता है इनोक्युलम, वो जो थोड़ा सा दही, मम्मी जब इतना सारा दही बनाया है या घर में दही आया, उसमें से हम दही नेक्स्ट बैच की दही जमाने के लिए जब हम लोग इतना सा दही एक्स्ट्रा सेपरेट निकाल के रख लेते हैं ना, वो इनोक्युलम होता है। क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, दही के बैक्टीरिया होते हैं। तो वो इतने सारे दही के बैक्टीरिया हमने निकाल के रख लिए एक छोटी सी कटोरी में या कहीं पे भी स्टोर कर लिए। तो जब हमें नेक्स्ट बैच कर्ड का बनाना है तो मम्मी क्या करते हैं, दूध को हल्का सा ल्यूक वार्म करते हैं, है ना, गर्म नहीं करते, गर्म में डालते तो वैसे ही बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। हॉट नहीं होना चाहिए, इट इज़ जस्ट ल्यूक वार्म मिल्क, कि आपकी फिंगर को अच्छा लगे। आता है ना दही जमाना, नहीं आता तो सीख लो ना, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हल्का सा दूध को, जिसे हम बोलते हैं ना, कोसा किया या ल्यूक वार्म किया, करने के बाद उसके अंदर वो जो इनोकुलम था, इतना सा दही जो आपने 1 या 2 चम्मच बचा के रखा है, उसको डालो, हल्का सा स्टिर किया, उसको मिक्स किया, ढक के 6 to 8 आवर्स के लिए रख दिया, है ना। तो कितना टाइम लेगा, 6 to 8 आवर्स के बाद हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कर्ड। तो कर्ड क्या होती है, योगर्ट या योगर्ट लाइक प्रोडक्ट्स, उन्हीं को तो बोलते हैं योगर्ट, कर्ड, है ना, ये सब सेम ही है, बस उसमें फ्लेवर्स वगैरह ऐड कर देते हैं और कुछ चीज़ें ऐड कर दो तो वो योगर्ट हो जाता है। फ्रूट वाला योगर्ट हो गया, मैंगो योगर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो हमें कर्ड बनानी आ गई ना, कैसे बनती है। अब ये कर्ड हुआ कैसे, कैसे बन गया, हमने तो दूध के अंदर इतना सा इनोकुलम डाला था, थोड़ा सा दही डाला था, उससे पूरा का पूरा ही दही कैसे बन गया, दूध। तो इसके अंदर, इस इनोकुलम के अंदर क्या था बेटा, दिस इनोकुलम वॉज कंटेनिंग सम बैक्टीरिया। मैंने कहा ना, इसके अंदर क्या थे, दही वाले बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया थे बेटा, 2 बैक्टीरिया थे। एक बैक्टीरिया तो था लैक्टोबैसिलस, बेटे ध्यान रखना, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है यहाँ से। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, पानी की तरह निकल जाएगा, लेकिन इसको बस समझना है, याद करना है। तो लैक्टोबैसिलस, दूसरा है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 2 बैक्टीरिया हैं।
और इन दोनों बैक्टीरिया को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, LAB। क्या बोलते हैं इनको कलेक्टिवली, LAB। LAB का मतलब होता है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देंगे किसको, मिल्क की शुगर्स को। क्या कर दिया, मिल्क को कोएगुलेट कर दिया और उससे क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया। लैक्टिक एसिड बनने से क्या हो गया, एसिडिटी हाई होगी। उस एसिडिटी में क्या हो गया, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन था ना केजीन, वो कोएगुलेट हो जाएगा, जिससे उस मिल्क के अंदर विटामिन B12 का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इनोकुलम था या जो ये बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, मिल्क को चेंज कर देते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड जो मिल्क का प्रोटीन है ना, मिल्क प्रोटीन, अरे ऐसे लिख लो ना, ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन। कौन सा मिल्क प्रोटीन, क्या नेम है मिल्क के प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं केजीन। केजीन प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है बस, जिससे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है, कर्ड बन गई। क्या हो गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो मिल्क से लैक्टिक एसिड बना, कौन बना रहा है भाई, ये बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये दोनों को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही बोलते हैं। उससे एसिड जब प्रोड्यूस हुआ, एसिड ने क्या किया, जो मिल्क का प्रोटीन है उसको कोएगुलेट करके कर्डलिंग कर दी मिल्क की, बस और कुछ भी नहीं। और इस कर्डलिंग के प्रोसेस में क्या हो जाता है बेटा, जो मिल्क है उसके अंदर जो विटामिन B12 है ना, उसकी रिचनेस आ जाती है। द मिल्क बिकम विटामिन B12 रिच। तो जब हम इस कर्ड को, मिल्क की बजाय अगर हम कर्ड को खाते हैं ना बेटा, कर्ड को खाना हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्यों बेनिफिशियल है, एक तो हमें विटामिन B12 मिल रहा है, दूसरा ये ऑलरेडी जो प्रोटीन है वो ऑलरेडी कोएगुलेट हो चुका है, इसको हमारी बॉडी को पचाना, एब्जॉर्ब करना बड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू द मिल्क। डाइजेशन में पढ़ के आई हो 11th क्लास में, ठीक है, फिजियोलॉजी में। और बेटा क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ना, इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, इन बैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज प्रोबायोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स। क्या होते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्या करते हैं प्रोबायोटिक, बहुत सारे फंक्शन है, देखो अभी, इम्प्रूव्स गट हेल्थ, है ना, गंदे मंदे माइक्रोब्स होंगे ना, उनको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही अपना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके मार देगा। तो हमारी गट जो है माइक्रोब फ्री रहेगी, गट का हेल्थ बड़ा अच्छा है, माइक्रोफ्लोरा गट का चकाचक है। उसके अलावा बेटा क्या करते हैं, एनहेंसेस इम्यूनिटी। जब माइक्रोब मर गए तो हमारी इम्यूनिटी भी क्या रहेगी, बूस्ट रहेगी। ठीक है जी। उसके अलावा क्या करेंगे, जो एल्कोहलिक लीवर होता है ना, प्रिवेंट डैमेज ऑफ लीवर ड्यू टू एल्कोहलिज्म। कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है ना, उसका लीवर डैमेज होने लग गया, अगर वो दही खाना शुरू कर देना बेटा, तो लीवर को बहुत हद तक फ़ायदा मिल सकता है ना, उस चीज़ में भी ये हेल्प करता है। और इसके बेटा फ़ायदे तो बहुत सारे, जैसे गट हेल्थ होगी, इम्यूनिटी हो गई, अल्कोहलिज्म का हो गया। उसके अलावा ये और क्या करता है, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी, उसको बढ़ा रहा है। ये देखो विटामिन B12 के लेवल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो प्रोबायोटिक समझ रहे हो ना कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दही क्या है, एक प्रोबायोटिक है, उसको कभी भी नमक या चीनी डाल के मत खाइए, इसको ऐसे ही कंज्यूम कीजिए। और दूसरा, आपके पास बहुत सारे, जब डॉक्टर आपका पेट वेट अपसेट हो तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, प्रोबायोटिक के सैशेज लिख देते हैं ना आपको, बहुत सारे। अब मैं नेम नहीं लूँगी, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि पता नहीं मैम क्यों इसकी स्पॉन्सर या कुछ ऐड क्यों कर रहे हैं इसकी, है ना, नेम हम नहीं लेंगे। तो बहुत सारे प्रोबायोटिक सैशेज मिलते हैं, बच्चों के भी आते हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट लेग के नाम से आता है बच्चों का। उसके अलावा याकुल्ट, सुना है ना याकुल्ट के बारे में, याकुल्ट इतनी इतनी पिंक कलर की जो बॉटल्स आती हैं, बड़ी टेस्टी होती हैं, रोज़ का फ्लेवर होता है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोबायोटिक। तो कभी भी बड़ी एसिडिटी हो, गैस्ट्राइटिस हो, आपको लग रहा हो पेट थोड़ा सा अपसेट चल रहा है, तो भाई खाली पेट जो है वो प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दो, याकुल्ट का सेवन करोगे तो मज़ा आ जाएगा, गट हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी।
तो कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया है दीज एक्ट एज दी प्रोबायोटिक्स, याद रखोगे। और प्रोबायोटिक पता क्या करते हैं, बीपी को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम रखते हैं। लिखने हैं क्या ये भी, चलो लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज दी बीपी, है ना, डिक्रीज दी कोलेस्ट्रॉल, ये सारी भी हमें हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक्स, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कर्ड वर्ड को अपनी डाइट के अंदर हमें लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया बेटा, जहाँ पे माइक्रोब की वजह से ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन रहा है, और इस माइक्रोब की वजह से ये बना, और इस माइक्रोब से इस प्रोडक्ट से हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं हमारी बॉडी को। उसके अलावा बेटा दूसरा प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है डो फॉर मेकिंग फूड्स। अब इसमें पता है किसका एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, इडली, डोसा, है ना, कुलचा, और क्या होता है वो भटूरा, और क्या होता है भाई खमन। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, है ना। खमन में तो हम डालते हैं ना कुछ लेवनिंग एजेंट डालते हैं हम, वो यहाँ ब्रेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बेटा ये जो सारी की सारी चीज़ें बन रही हैं, इडली डोसा, देखा ना ऐसे फ्लफी फ्लफी, इनका मम्मी क्या करते हैं, जब इडली डोसा बनाते हैं इनके बैटर को पहले फर्मेंट किया जाता है ना। एक तो होता है ना रेडीमेड लाए, है ना, उसको जस्ट दही के अंदर और पानी के अंदर गोला रेडीमेड, ठीक है, उसके अंदर पहले ही लेवनिंग एजेंट्स डले होते हैं। लेवनिंग एजेंट्स पता क्या होते हैं, जो इनको फुलाने का काम करते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं जो। तो जब इडली और डोसा का बैटर हम लोग घर पे बनाते हैं, चावल और दाल को भिगो के, है ना, 1:3 के रेशो में, फिर उनको पीस के, और उसको फिर हम क्या करते हैं ओवरनाइट या 6 to 8 आवर या 6 to 10 आवर्स के लिए हम इसको फर्मेंट होने को छोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, फूल के 3 गुना हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि फर्मेंटेशन हो गई, बैटर इज़ रेडी नाउ, फ्लफ़ी हो जाता है बैटर। उस क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से CO2 गैस निकल जाती है। क्यों निकली, क्योंकि बेटा इस बैटर के अंदर इडली डोसा, इसमें चावल में दाल में क्या प्रेजेंट थी, देयर वर प्रेजेंट शुगर्स। वो शुगर किस में चेंज हो गई, फर्मेंटेशन की वजह से वो शुगर किस में चेंज हो गई, अल्कोहल में और CO2 में। समझ में आ गई, वो CO2 एस्केप कर गई और उस बैटर को ऐसे फुला गई, 3 गुना कर गई। ठीक है, अब इस डो के अंदर यहाँ पे ये सारे के सारे डो किस चीज़ से तैयार होते हैं, ऑल दीज आर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन से ही बनता है इन सब चीज़ों का डो। इडली डोसा कुलचा वगैरह इन सब के डो में क्या होता है, फर्मेंट कराते हो ना पहले, डायरेक्ट तो नहीं आटा गूंदा और चल भाई बना दिया कुलचा, ऐसे नहीं बनता, फर्मेंटेशन करानी पड़ती है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे माइक्रोब, क्योंकि हम तो माइक्रोब पढ़ रहे हैं, हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हम तो देख रहे हैं इतनी टेस्टी चीज़ों के पीछे हाथ किस चीज़ का है, किसका हाथ है, माइक्रोब का। और वो माइक्रोब यहाँ पे पता कौन है, बैक्टीरिया है यहाँ पे भी। और ये बैक्टीरिया हम डालते नहीं हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, इन दी एनवायरनमेंट। और कौन सा बैक्टीरिया है वो, एक तो है बेटा हमारे पास ल्यूकोनोस्टोक परप्यूरियस, है ना, मर्जी है लिखना है लिखो, स्पीशीज नहीं तो छोड़ दो। दूसरा है हमारे पास स्ट्रेप्टो, अरे 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 थोड़ा जगह ले लेते हैं। दूसरा है बेटा हमारे पास स्ट्रेप्टो कोकस फिकैलिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। ल्यूकोनोस्टोक इधर लिख दूं क्या, अब है ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि पता नहीं क्या लिख दिया ये। दिस इज ल्यूकोनोस्टोक और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। ये जो दो है ना, ये दो बैक्टीरिया बेटा इसमें हेल्प कराते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटिंग एजेंट बोलते हैं। देखो इनमें जब डोसा इडली का बैटर होता है, बस आपने पीसा बैटर को ओवरनाइट रख दिया, उसमें अपने आप खमन आ जाता है, या खमीर, खमन नहीं खमीर उठ जाता है। खमीर उठने का मतलब क्या है, वो अपने आप फर्मेंट हो जाता है। आपने कुछ डाला तो नहीं था ना, नहीं डाला था, तो ये फर्मेंटेशन किसकी वजह से हुई, इन्वायरमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे ल्यूकोनोस्टोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस, इनकी वजह से फर्मेंटेशन हो जाएगी। और फर्मेंटेशन में होता क्या है, शुगर्स किस में चेंज हो जाती हैं बेटा, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड CO2। और ये CO2 जब एस्केप करती है तो क्या करवा देती है, फ्लफीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोज फ्लफीनेस ऑफ द डो या बैटर, जो भी आप इसको बोलते हो, डो बोलते हो या बैटर बोलते हो, व्हाटएवर। उसके बाद आ जाइए बेटा ब्रेड।
ब्रेड 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 भी खाते हो ना, है ना, ब्रेड को पाव भाजी खाते हो, उसमें भी वो जो पाव होता है वो भी ब्रेड होता है। सैंडविच खा रहे हो तब भी आपके पास ब्रेड है ना। और भी वो जो एक वो चना कुलचा स्ट्रीट साइड मिलता है, उसमें भी वो जो कुलचा मिलता है आपको वो भी ब्रेड टाइप का मिलता है ना। ये पीटा ब्रेड विद हमस और पता नहीं आजकल क्या क्या कॉम्बिनेशंस चले हुए आप लोग खाते हो। जो भी ब्रेड आप खा रहे हो, केक्स खा रहे हो, है ना, ब्रेड हो गया, ब्रेड के अलावा केक्स हो गए, केक्स के अलावा हमारे पास लाइक ढोकला हो गया, ये सभी की सभी चीज़ें, है ना, कुकीज़ हो गई हमारे पास। ये सब क्या है, ये भी तो फर्मेंटेशन के ही प्रोडक्ट्स हैं। अब ब्रेड इतनी सॉफ्ट और ऐसे देखा ना, ब्रेड के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और ब्रेड कितनी फ्लफ़ी होती है, केक कितना फ्लफ़ी होता है, उसके अंदर भी अगर केक को काटो तो छोटे छोटे एयर स्पेसिस होते हैं ना प्रेजेंट। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ब्रेड भी कैसे बनती है, इट इज़ ऑल्सो अ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। किससे बना है? फर्मेंटेशन से बना है। और इस फर्मेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है एक माइक्रोब। लेकिन वो माइक्रोब अब की बार इन्वायरमेंट से नहीं मिल रहा, कहाँ से मिल रहा है? इंटेंशनली हम डाल रहे हैं। दैट माइक्रोब इज इंटेंशनली एडिड टू कैरी आउट फर्मेंटेशन। हमने फर्मेंटेशन करानी है तो इस केस में हमें डालना पड़ेगा अपने आप। और वो माइक्रोब कौन सा होता है? उस माइक्रोब का नेम होता है बेटा सैकेरोमाइसीज सेरीविसी। सेरीविसी। बेटे स्पेलिंग्स ध्यान से, स्पेलिंग्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए, है ना। सेरीविसी, ये लो जी, ये स्पेलिंग है बेटा, सैकेरोमाइसीस सेरीविसी। किसके है ये पता है क्या है? इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज द ईस्ट। जब इनके लिए डो लगाया जाता है ना, ब्रेड के लिए या ढोकला का, वो बेसन वेसन में वो इनो डालते हो ना, इनो, इनो किस चीज़ का काम कर रहा है? वो फर्मेंटेशन का ही तो काम कर रहा है ना। या आप केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, कुकीज़ बना रहे हैं, तो जब इनका डो लगाते हैं ना आटा गूंथते वक्त, उसके अंदर इसके उसमें क्या डाल देते हैं? एक्टिवेटेड ईस्ट। एक्टिवेटेड इसके ईस्ट को डालो, डो लगा दो और उसके बाद उसको कवर करके कुछ आवर्स के लिए रख दो, वो फूल जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा, उसको फिर उठा के बेक कर दो। तो बेकिंग में वो फर्दर और सॉफ्ट हो जाएगा, और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसमें से CO2 एस्केप करके निकल जाएगी। फर्मेंटेशन के टाइम पे मैंने बताया ना क्या बनता है, ब्रेड किससे बनता है? आटे से। आटा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स रिच है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर्स। तो शुगर्स के अंदर जब हम ईस्ट डालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इथाइल अल्कोहल। और क्या बन जाएगी बेटा? CO2। और जब ये CO2 निकलेगी, डो से जब CO2 निकली तो क्या कर देगी? डो को फ्लफ़ी कर जाएगी। और कब होगा? बेकिंग के टाइम पे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। डो लगाया, उसको रखा टिन के अंदर, ग्रीस किया टिन को, टिन के अंदर डो लगाया, उसको माइक्रोवेव के या जहाँ पे भी अवन शवन में भट्टी में आपने डालना है डालो, और जब वो फूलेगा उसमें से CO2 निकलेगी, वो फूलता जाएगा और उसमें एयर स्पेसिस बनते जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें क्या आएगी? फ्लफीनेस। तो बेटा आपने 3 चीज़ें पढ़ ली। माइक्रोब की वजह से जो आप डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो किसकी हेल्प से बन रहे हैं? माइक्रोब की हेल्प से बन रहे हैं। और इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोब की वजह से ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? दीज आर प्रोबायोटिक्स। इडली डोसा खाना बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा हेल्दी और लाइट फूड होता है बेटा। और रेनी सीजन में तो मतलब ये कहते हैं ना कि वरदान है, ज़रूर खाओ इनको, कि लाइट फूड्स हैं। ऑयली फूड्स वगैरह को सबको इग्नोर किया करते हैं हम लोग। तो डो हो गया, ब्रेड हो गया, कर्ड हो गई, ये सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर आर प्रेजेंट प्रोबायोटिक्स, जो हमारी गट हेल्थ के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। उसके बाद बेटा माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाता है चीज़। अब चीज़ क्या होता है? हाँ, चीज़ के नाम से तो स्माइल भी आ जाती है फेस पे और मुंह में पानी भी आ जाता है। चीज़ है ना आज के टाइम में सबका फेवरेट। कुछ भी खा रहे हो, है ना, अरे गहरे सब फूड के अंदर घिस डालो चीज़। मैंने तो पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ में चीज़ देख लिया है कि मुझे हैरानी होती है कि भैया रहने ही दो, ना ऐड करो इसमें, कोई तुक तो बन नहीं रहा है चीज़ का, है ना। बिस्किट पे चीज़ घिस के खा रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब सोच नहीं सकती मैं। तो ये चीज़ भी क्या है? ये भी तो बेटा एक माइक्रोबियल एक्टिविटी का ही प्रोडक्ट है। कैसे है, क्या करते हैं हम लोग चीज़ में? बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें प्राइमरी प्रोसेस पता क्या होता है? चीज़ इंडस्ट्री में प्राइमरी प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोसेस पता क्या होती है? प्राइमरी प्रोसेस होती है कर्डलिंग ऑफ मिल्क।
क्या किया हम, सबसे पहले मिल्क की कर्डलिंग करवा लेते हैं। पता है ना कैसे कराते हैं? कैसे कराते हैं? बाय एडिंग लैक्टोबैसिलस टू मिल्क। मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस डाल दो, मिल्क की क्या हो जाएगी, कर्डलिंग हो जाएगी। फिर वो जो कर्डल्ड मिल्क है, वो जो सॉलिडिफाइड है, उसको साइड कर लो, और वो जो उसका पानी पानी रह जाता है दैट इज़ नोन एज वे, उसको सेपरेट कर लो। वो जो सॉलिडिफाइड मिला ना, वो जो कर्डल्ड मिल्क में जो वो जो कोएगुलेट वो जो कोएगुलेटेड मिल्क बना है ना बेटा, अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं सॉल्ट, और उसके अंदर हम ऐड करते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब कैसे माइक्रोब्स ऐड करोगे, उसके हिसाब से ये जो माइक्रोब क्या करेगा बेटा, उस वो जो बना है आपके पास, क्या बना है, ये जो कोएगुलेटेड मिल्क है ना, इसको आप कपड़े से बांध के किसी चीज़ के नीचे दबा के रख देते हैं ना, ये आपके पास क्या बना है, दिस इज़ नंबर 1, इसको हम बोलते हैं कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ पता है क्या होता है, जिसको आप बोलते हो पनीर। ये तो बन गया वो। लेकिन जब इसके अंदर आपने माइक्रोब्स ऐड कर दिए, माइक्रोब ऐड कर दिए, तो बेटा ये इसके टेक्सचर को भी चेंज कर देगा, इसके फ्लेवर को भी चेंज कर देगा, और इसके टेस्ट को भी चेंज कर देगा। तो कौन सा माइक्रोब डाला गया, उसके हिसाब से चीज़ की वैरायटी बदल जाएगी। जैसे अब माइक्रोब ऐड करने से हमारे पास 2 टाइप का चीज़ बनता है। एक तो बनता है हमारे पास, ये पिक्चर में कौन सा है देखते हो ना, स्विस चीज़। कहाँ देखा है? अरे भाई बचपन ही इसी को देख के निकला है, टॉम एंड जेरी। जेरी के पास होता है ना स्विस चीज़ का पीस, देखो जब भी जेरी को दिखाते हैं उसके हाथ में मैक्सिमम यही स्विस चीज़ का पीस मिलता है। तो दिस इज़ दी, कौन सा है ये, दिस इज़ नोन एज दी स्विस चीज़। किससे बना है, कौन सा माइक्रोब, इतना प्रोसेस तो ठीक है। पनीर बन गया ना, पनीर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाला और फिर उसके अंदर माइक्रोब ऐड करा दिया। कौन सा माइक्रोब ऐड कराया कि ये स्विस चीज़ बन गया? उस माइक्रोब का नेम पता क्या है बेटा? प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। एक ही पूरा नेम है ये, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी या शर्मेनाई। दिख रहा है क्या? ये छोटा लिख दिया, मैं इसके नीचे लिख रही हूँ बेटा, लिखना मुझे सामने ही चाहिए। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, ये लो, ये इसका कंप्लीट नेम है। दिस इज द जेनेटिकल नेम, दिस इज द स्पेसिफिक नेम। पूरा नेम है ये माइक्रोब का। तो कौन सा माइक्रोब ऐड करोगे, कौन सा बैक्टीरिया ऐड कर रहे हो आप? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया ऐड करवा रहे हो। कुछ नहीं ऐड करवा रहे हो तो वो सिर्फ कॉटेज चीज़ है, पनीर है। अगर उसके अंदर एक स्पेसिफिक माइक्रोब आपने ऐड करा दिया और उस माइक्रोब का नेम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, तो वो बन गया स्विस चीज़। ये देखो स्विस चीज़ की पहचान क्या है, जो यूजुअली छेद, जैसे ब्रेड वगैरह में आप देखते हो पोर्स देखते हो छोटे छोटे होते हैं ना, यहाँ चीज़ में, स्विस वाले चीज़ में वो बहुत बड़े बड़े होंगे। और होप्सो आपने खाया भी होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास कैटेगरी आ जाती है कि कौन सा माइक्रोब इसके अंदर डाला गया कि एक और नई वैरायटी बन गई। ये वैरायटी कौन सी है, पहचान सकते हो कौन सा चीज़ है? इसको हम बोलते हैं बेटा रोकफोर्ट चीज़। यहीं पे लिख दूँ क्या? दिस इज नोन एज रोकफोर्ट चीज़। और मैंने कहा ना, इसमें भी माइक्रोब अलग है तभी अलग टाइप का चीज़ बना है। और ये चीज़ सारे आपस में, इनका टेक्सचर, इनका फ्लेवर, टेस्ट सब अलग है। देखो इन्हीं के टेक्सचर में देख लो, यहाँ बड़े बड़े पोर हैं, यहाँ पोर उतने बड़े नहीं हैं, वो छोटे छोटे हैं। और ये कैसे बना है रोकफोर्ट चीज़, पता कैसे बनता है? कौन सा माइक्रोबियम यहाँ ऐड करवाना पड़ता है? उसको हम बोलते हैं बेटा एक फंगस, दैट इज पेनिसिलियम रोकफोर्टाई। पेनिसिलियम रोकफोर्टाई, ये फंगस है। तो जब ये कोएगुलेटेड मिल्क हो गया है ना, इसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाल के और ये पेनिसिलियम रोकफोर्टाई फंगस इसके अंदर डाल के और इसको कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए रख दो, और ये इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इनटू दी रोकफोर्ट चीज़। तो आपको 3 चीज़ पढ़ा दी। एक तो नॉर्मल आपका जो पनीर खाते हो आप लोग, जिसको हम बोलते हैं कॉटेज चीज़,
तो कॉटेज चीज़ हो गया, एक हमारे पास स्विस चीज़ हो गया, एक रॉकफोर्ट चीज़ हो गया। तो तीनों के टेक्सचर में देख रहे हो ना डिफरेंस। पनीर तो सबको पता है, स्विस चीज़ में देखो कितने बड़े बड़े छेद हैं, पनीर में तो हमें दिखते ही नहीं हैं, और इसमें कंपैरेटिवली छोटे हैं। ओके अब यहाँ पे माइक्रोब इसके अंदर ही इनोकुलेटेड है, दिख रहा है ग्रीन 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 कलर का जो दिखाई दे रहा है, दिस इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, जिसकी वजह से इसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक एरोमा आता है जब इस चीज़ को कभी आप कंज्यूम करोगे। बिकॉज ऑफ दिस द एरोमा इज़ टू नाइस एंड टू डिलीशियस। लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही पसंद है, जिनको एक बारी में पसंद आ गया अदरवाइज पसंद नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट वेरी यमी वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद बेटा आ जाइए आप टोडी। टोडी पता है ना क्या होती है? साउथ इंडिया से अगर बच्चे हैं कोई तो वो जानते होंगे। तो ये क्या है ये टोडी? टोडी इज़ द ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक। किससे बनता है पता है? किससे बनता है? इट इज़ दी एक्सट्रैक्टेड, क्या करते हैं, टोडी पाम। वहाँ पे ना साउथ इंडिया में ये पाम मिलता है जिसको बोलते हैं टोडी पाम, और इसका साइंटिफिक नेम पता है क्या है? कैरियोटा। अरे अरे साइंटिफिक नेम है तो सी शुड बी कैपिटल। इसका नेम है बेटा कैरियोटा यूरेंस, ये इसका नेम है। इस टोडी पाम, इस टोडी पाम को ना बेटा क्या करते हैं, आप नेट पे भी देखना, इमेजेस देखना, मैं लाना भूल गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी स्टेम के अंदर ना कट लगा देते हैं, और उसके नीचे ना वो मिट्टी वाली जो छोटी छोटी हांडी होती है ना, छोटे छोटे घड़े टाइप हांडियाँ बोलते हैं जिसको हम, वो बांध देते हैं नीचे इसके, अर्दन पोट छोटे इतने इतने। तो वो जो इसका जो वो होते हैं ना लेटेक्स, स्टेम में से धीरे धीरे लेटेक्स टपकता रहता है, और कोकोनट का वाटर भी वो उस अर्दन पोट के अंदर, उस हांडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो टोडी पाम से क्या होता है बेटा, जो उसका लेटेक्स है प्लस जो कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? इन अर्दन पोट। और उसकी अपने आप से क्या हो जाती है? फर्मेंटेशन, है ना। अर्दन पोट के अंदर पड़ा है, कैसे पड़ा है? अनडिस्टर्ब्ड पड़ा हुआ है। अर्दन पोट के अंदर वो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं और उनको कोई नहीं छेड़ रहा, काफ़ी अनडिस्टर्ब्ड। 20-20, 22-22, 25-25 दिन के लिए वो बंधे रहते हैं, उसमें टपकता रहता है लेटेक्स धीरे धीरे धीरे, साथ में कोकोनट वाटर भी धीरे धीरे टपकता रहता है। तो वो दोनों का मिक्सचर है, अनडिस्टर्ब। वो हांडियाँ वहीं पे लटकी हुई हैं, उनके अंदर नेचुरली लेवनिंग एजेंट मतलब ईस्ट नेचुरली डेवलप हो जाता है और उनकी फर्मेंटेशन हो जाती है। तो अर्दन पोट के अंदर क्या हो जाती है? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से ये जो लेटेक्स और कोकोनट वाटर है ये किस में चेंज हो जाता है? इनटू टोडी ड्रिंक। तो टोडी क्या है? साउथ इंडिया का ड्रिंक है। कैसा है? अल्कोहलिक बेवरेज है, मतलब बहुत कम कंटेंट होता है लेकिन अल्कोहल होता है, क्योंकि ईस्ट आ गया ना बेटा। ईस्ट जब भी शुगर्स को फर्मेंट करेगा तो अप टू 13% तक अल्कोहल कंटेंट अकेला ईस्ट किसी भी चीज़ के अंदर पैदा कर सकता है। तो टोडी के अंदर देयर विल बी अल्कोहलिक कंटेंट, है ना। तो ये नहीं है टोडी के गए और 2-3-4 गिलास, जिसको हिंदी में ताड़ी भी बोलते हैं ना, कुछ इधर केरला साइड और आप लोग कभी घूमने गएंगे तो ताड़ी के नाम से पिया होगा आप लोगों ने। इवन महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के भी कोस्टल एरियाज़ पे वो जगह आप जाओगे तो ताड़ी मिलेगी आपको। ताड़ी इज़ नॉट कोकोनट वाटर। ताड़ी के अंदर क्या है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो, लेटेक्स प्लस कोकोनट वाटर का, जिसमें हल्का फुल्का अल्कोहलिक कंटेंट रहेगा, 13% तो है ही है। उसके बाद है बेटा फर्मेंटेड फिश। फर्मेंटेड फिश के साथ साथ देखो एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है फर्मेंटेड सोयाबीन। सोयाबीन पता है? कान खड़े हो गए होंगे। सोयाबीन कहाँ पे? टोफू खाते हो ना, है ना। टोफू हो गया, छुरपी वुरपी, ये सब चीज़ें जो, चलो छुरपी तो कुछ और ही प्रोडक्ट है, वो तो कर्ड से और चीज़ों से बनता है। तो सोयाबीन का टोफू बनता है। वो कैसे बनता है? ऐसे ही तो बन रहा है, फर्मेंटेशन से। खाते हो ना टोफू, पनीर का सब्स्टिट्यूट जो आजकल सोयाबीन से बना हुआ आ रहा है, खा के देखना अगर नहीं खाया। टू डिलीशियस और बड़ा यमी, और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत रिच है उसकी। तो फर्मेंटेड फिश हो गई, फर्मेंटेड सोयाबीन हो गई, या फर्मेंटेड बैम्बू स्टेम्स हो गई। इन सबको भी फर्मेंट करके एज अ फर्मेंटेड फूड खाया जा रहा है। तो ये भी क्या है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं।
तो फर्मेंटेशन से बने हैं तो माइक्रोब्स होंगे, तो माइक्रोब की वजह से फिश की, सोयाबीन की, बैम्बू स्टेम की फर्मेंटेशन करके हम उसको डेली लाइफ में एज फूड कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए सॉसेजेस। सॉसेज तो पता है ना, लंबे लंबे इतने इतने होते हैं ना। आई हैव नेवर कंज्यूम्ड, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे पता है व्हाट आर सॉसेजेस। कैसे बनती हैं बेटा? बाय फर्मेंटेशन ऑफ, किसकी फर्मेंटेशन से? बाय फर्मेंटेशन ऑफ बीफ एंड पोर्क। पचाने में ज़्यादा इजी होती हैं और सॉसेज जो हैं ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मुझे लगता है फॉरेन कंट्रीज़ में, एज़ कम्पेयर टू दी डायरेक्टली बीफ या पोर्क खाने से। तो बीफ पता है ना क्या होता है, काऊ मीट या लैम वगैरह का जो होता है, और पोर्क जो होता है वो क्या होता है, पिग का मीट जो होता है, पिग का फ्लैश, है ना। तो इन चीज़ों को अगर हम फर्मेंटेशन कराएं तो फर्मेंटेशन से क्या बनती है, इनके सॉसेज। तो सॉसेज को कंज्यूम किया जाता है और बड़ा इजी है डाइजेशन में, क्योंकि किसके प्रोडक्ट हैं, फर्मेंटेशन के लिए। और हेल्दी भी रखेंगे, हमारी गट को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जितने भी प्रोबायोटिक हैं उनके सारे के सारे जितने भी एडवांटेजेस हैं वो मैंने पहली ही स्लाइड पे कर्ड वाले में आपको ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो बेटा इसके साथ ना हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो हो जाते हैं ख़त्म। इसके बाद इन दी नेक्स्ट लेक्चर वील डील विद दी माइक्रोब इन दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो माइक्रोब इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करते हैं, है ना। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, बियर के बारे में पढ़ेंगे, वाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत कुछ है यहाँ पे और भी पढ़ने के लिए। दैट ऑल वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।